हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। जी हाँ, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का नाम आपने काफ़ी बार सुना होगा। जब भी क्रिप्टोकरेंसी का नाम आता है तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का नाम हमेशा उसके साथ में आता है। कोई भी पर्सन अगर पेमेंट अगर कोई भी पर्सन ट्रांजैक्शन के लिए जाता है, पर्सन ए टू बी ट्रांसफर करने के लिए, तब आप कोई भी बिटकॉइन है, कोई भी क्रिप्टोकरेंसी है, वो ट्रांसफर करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ड पब्लिक लेजर का इस्तेमाल होता है। तो ब्लॉकचेन आखिर होती क्या है, किस तरीके से काम करती है, कैसे ट्रांजैक्शन परफॉर्म होती है, ब्लॉकचेन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल के साथ में समझते हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म करने के लिए हम ट्रांजैक्शन कन्वे करते हैं पर्सन ए टू बी के लिए। जब भी कोई ट्रांजैक्शन वहां से इनिशिएट होती है तब वो डिजिटल कोड्स के रूप में ब्लॉक्स के अंदर जाके स्टोर हो जाती है। उस ब्लॉक्स को वेरीफाई करने के लिए वहां पे डिफरेंट डिफरेंट नोड्स होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं। उन कंप्यूटर्स के द्वारा वो ट्रांजैक्शन वेरीफाई की जाती है, जिसको माइनिंग प्रोसेस का नाम दिया जाता है। वो कोड्स वेरीफाई होने के बाद और सभी कंप्यूटर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद, वो डाटा स्टोर होने के बाद ट्रांजैक्शन वेरीफाई होके वो ट्रांजैक्शन नेक्स्ट स्टेज के लिए आगे बढ़ जाती है। और वो ट्रांजैक्शन इसी तरीके से काफ़ी सारी ट्रांजैक्शन होने के बाद, यानी कि 10 लाख ट्रांजैक्शन होने के बाद बिटकॉइन का एक ब्लॉक बनता है। और इसी तरीके से अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं, वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जब भी एक चेन बनती है तो उसे ब्लॉक चेन कहा जाता है, जो ब्लॉक से बनी हुई है। और आगे जाके वही एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर होता है, और आगे नेक्स्ट स्टेप में वो पेमेंट वेरीफाई आफ्टर वेरिफिकेशन बाय द नोड्स द ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटेड। इसी तरीके से और डिफरेंट क्रिप्टोकरेंसीज है वो काम करती है। और इसकी कुछ आगे डिटेल में समझने के लिए हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी है जो इसमें यूज होती है। नेटवर्क यूजर, जो यूजर्स के द्वारा एक एंटायर नेटवर्क क्रिएट किया जाता है, जहाँ पे डिजिटल कोड्स है, डिजिटल सिग्नेचर है, पब्लिक की है, प्राइवेट की है, वो सारी की सारी स्टोर होती है। तो उसे यूजर नेटवर्क कहा जाता है। नोड्स जो कंप्यूटर्स पार्टिसिपेट करते हैं माइनिंग प्रोसेस में, उन सभी को नोड्स कहा जाता है। ट्रांजैक्शन, जब भी हम पब्लिकली कोई ट्रांजैक्शन रिसीव कर रहे हैं और वो ट्रांजैक्शन की कुछ वैल्यू डिजिटल फॉर्म में ट्रांजैक्शन के रूप में ब्लॉक्स में स्टोर हो रही है, उसको ट्रांजैक्शन का नाम दिया जाता है। ब्लॉक चेनिंग, ब्लॉक्स एक दूसरे से इस तरीके से जुड़े होते हैं कि उनकी इंफॉर्मेशन एक दूसरे से मैच होती रहे और वो एक चैन बनाती है। इसके बाद आता है ब्लॉक। ब्लॉक क्या होता है? ब्लॉक्स, जो भी कोई ट्रांजैक्शन होती है, एक एग्जांपल के साथ मैं बताता हूँ कि बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन है, 10 लाख ट्रांजैक्शन होने के बाद में एक ब्लॉक बनता है। इसी तरीके से अलग अलग क्रिप्टोकरेंसीज में अलग अलग तरीके से ब्लॉक्स बनते हैं। ये प्रूफ ऑफ वर्क के एक सिनेरियो है। प्रूफ ऑफ स्टेकिंग में अदर जो भी प्रूफ ऑफ हिस्ट्री है, अदर कंसेंसस मैकेनिज्म है, उनकी अलग बात है। हम बात कर रहे हैं प्रूफ ऑफ वर्क बेस्ड जो ब्लॉकचेन होती है, यानी कि बिटकॉइन की जो ब्लॉकचेन है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो यानी कि ब्लॉक्स है, ब्लॉक्स पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से ब्लॉक्स बनते हैं। इसके बाद आता है ऑथेंटिफिकेशन। ऑथेंटिफिकेशन एक प्रोसेस होती है जो सभी नोड्स होते हैं उनको एक सिग्नल दिया जाता है कि आप ये ट्रांजैक्शन वेरीफाई कर दीजिए, और वो डाटा सारा का सारा जाके उस पर्टिकुलर पब्लिक लेजर पे स्टोर हो जाता है। इसीलिए बहुत सारे कंप्यूटर्स एक साथ वेरिफिकेशन करने के बाद वो ट्रांजैक्शन परफॉर्म होती है। इसीलिए इसको हैक कर पाना नामुमकिन है। जब भी कोई क्रिप्टोकरेंसी की बात आती है तब उसमें कई चीज़ें आती है जिसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक कुछ उसको यूनिक बनाती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की कुछ प्रॉपर्टीज है, उसके बारे में जान लेते हैं। प्रोग्रामेबल, जब भी कोई जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है उसको एक डिफरेंट कोड्स या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू एग्जीक्यूट करवाया जाता है, पर उस किसी भी ब्लॉकचेन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड लीजर, ये डिस्ट्रीब्यूटेड लीजर होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड लीजर इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक कंप्यूटर में डाटा स्टोर ना होके ये डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे, डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स पे ये डाटा स्टोर होने के कारण इसको डिस्ट्रीब्यूटेड लीजर कहा जाता है। सबसे खास बात, डिस्ट्रीब्यूटेड होने के कारण ये मोर एंड मोर सिक्योर है, जो सारे रिकॉर्ड सेव होते हैं। और इसके साथ जो डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा अलग अलग सर्वर्स पे पड़ा हुआ है, इसके कारण इसको इम्यूटेबल
भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें चेंज कर पाना नामुमकिन है। जब भी कोई डाटा स्टोर हो जाता है ट्रांजेक्शन वेरीफाई होने के बाद, उस ट्रांजेक्शन में रिवर्सिबल इरिवर्सिबल कोई भी एक्शन नहीं किया जा सकता। वो ट्रांजेक्शन वैसी की वैसी पड़ी रहती है। आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 20 ईयर आप आके उसको देख सकते हैं। टाइम स्टैम्प, कोई भी ट्रांजेक्शन परफॉर्म करने के लिए उसका एक रिकॉर्ड रहता है, किस टाइम पे ये ट्रांजेक्शन परफॉर्म की गई है, किस डेट को की गई है। एक सबसे बढ़िया खास बात ये है कि डिसेंट्रलाइज होने के कारण ब्लॉकचेन को एनोनिमस माना जाता है, क्योंकि इसका रिकॉर्ड किसी गवर्नमेंट या किसी सेंट्रल पार्टी के पास नहीं होता है। इसके कारण इसको मोर एंड मोर सिक्योर माना जाता है। अब कुछ जान लेते हैं फायदे जो ब्लॉकचेन को कुछ यूनिक बनाते हैं, और साथ में डिसएडवांटेजेस भी जान लेते हैं। प्रो एंड कॉन्स, बोथ सिनेरियोज आर डिफरेंट, सो लेट्स सी द एडवांटेजेस। ट्रांसपेरेंसी होने के कारण इसको मोर एंड मोर अडॉप्शन मिल रही है। क्रिप्टो के अब बाहर भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज का यूजेस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज और वोटिंग, इलेक्शंस और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में इसका यूज हो रहा है। तो ऐसे करके एक सिनेरियो बन रहा है जो टोटली ब्लॉकचेन, जहाँ पे भी सेंट्रल बॉडीज आती है वो टोटली डिसेंट्रलाइज होते हुए जा रही है। जैसे गवर्नमेंट का एक लीगल इश्यूज भी आते हैं इसमें। ये हमारे लिए अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट कर दिया है। रेगुलेट नहीं कहूँगा, 30% टैक्स से फ्लैट टैक्स इम्प्लीमेंट किया गया है। वो एक डिसएडवांटेज मैं मानता हूँ जो एक हो सकता है, क्योंकि लीगल कॉम्प्लिकेसी इसमें फिर भी अभी भी बनी हुई है। जो एक 100% क्लियरिटी है वो अभी आना बहुत ही मुश्किल है। जैसे आगे बढ़ते हैं, किसी भी गवर्नमेंट के लिए आसान नहीं होता ये। और एक इसका एडवांटेज ये होता है कि ये पब्लिकली एक्सेसिबल है, डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज होने के कारण इसमें कोई सेंट्रल पार्टीज है वो कोई इंटरफेयर नहीं कर सकती। लो रिस्क है, लो रिस्क इन द सेंस आप टेक्नोलॉजी पे बिलीव करते हैं तो आपको पता होगा कि टेक्नोलॉजी का क्या रोल है आपकी लाइफ में। और स्पीड, जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो ब्लॉकचेन बेस्ड जो भी ट्रांजेक्शन होती है वो कुछ सेकंड्स और कुछ मिनट्स के अंदर आप क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सेंड कर सकते हैं। तो स्पीड का जो इश्यूज होता है सेंट्रल बॉडीज में, बैंक्स में, वेस्टर्न यूनियन में, जो स्पीड का इशू होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ने काफ़ी ज़्यादा रिजॉल्व किया है। अब बात कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस की। एक लीगल रिस्क के बारे में हमने बात किया जो किसी गवर्नमेंट के लिए ईजी नहीं होता। क्रिप्टो को और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को मैनेज करना, उसमें कुछ रिस्क एसोसिएटेड होते हैं, वॉलेटिलिटी भी होती है, और इलीगल एक्टिविटीज होने के डर भी इसमें रहते हैं कि ब्लॉकचेन बेस और क्योंकि डिसेंट्रलाइज होने के कारण उसका ट्रैक होता नहीं है, इसीलिए कोई टेरर फंडिंग या अलग इलीगल एक्टिविटीज होने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। लूजिंग कीज, ये सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज कह सकता हूँ। कोई भी फंड उसमें मैनेज किया जाता है, कोई भी वॉलेट होता है, उसमें पब्लिक की और प्राइवेट की 2 कीज होती हैं, उनके बारे में आपको खास ख्याल रखना होता है। तो वो अगर लूज हो जाए तो आपका फंड रिकवर नहीं हो सकता। और इरिवर्सिबिलिटी, कोई भी ट्रांजेक्शन परफॉर्म होने के बाद इसको इरिवर्स नहीं किया जा सकता। इरिवर्सिबिलिटी, इसकी कोडिंग इस तरीके से होती है कि कोई भी ट्रांजेक्शन इरिवर्स नहीं किया जा सकता। तो इसके अलावा हम अगर बात करें ब्लॉकचेन के टाइप कितने होते हैं, इसमें 3 टाइप आते हैं, पब्लिक ब्लॉकचेन, प्राइवेट ब्लॉकचेन और परमिशन बेस्ड ब्लॉकचेन। इनके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियोस बनाएंगे और इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा लगता है जिसको कवर करना जरूरी है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलें। कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।